मेरे देवर की नज़रें कुछ अजीब सी थीं। कभी कभी तो वो मुझे भी इतने गौर से देखता कि मैं शर्मंदा सी हो जाती। अक्सर ही शौहर की गैर मौजूदगी में वो मेरे कमरे में अत्ता और कई कई घंटे मेरे साथ गुजार देता। ये सब कुछ अजीब ज़रूर था, लेकिन मेरे लिए मेरा देवर बहुत अहम था, क्योंकि वो एक ऐसा मेहरा था जिसके ज़रिए मैं मुस्तक़बल में बहुत कुछ हासिल करने के ख्वाब सजाए बैठी थी। मैं उसे अपनी सास के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन वो मुझे ही इस्तेमाल करके निकल जाएगा और ऐसी इज़्ज़त देगा कि मैं किसी को बता भी नहीं सकूंगी। मेरा नाम नूरैन है। मेरी शादी एक उच्च घराने में हुई थी, लेकिन शादी से पहले तो सभी लोग अच्छे लगते हैं। कौन कैसा है, ये बात तो शादी के बाद पता चलती है, और मुझे भी शादी के फ़ौरा बाद ही पता चल गया था कि मेरे ससुराल में मुझे ख़ास पसंद नहीं किया जाता। मेरी सास ने सिर्फ बेटे की शादी की फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मुझे अपनी बहू बना लिया था, वरना उनका बस चलता तो शायद वो बेटे की शादी ही न करती या फिर किसी अरबपति ख़ानदान में करते। वो फितरता लालची थी, और इस बात का एहसास होते ही मेरा दिल उनकी तरफ से ख़राब हो गया था। सच तो ये था कि शादी के पहले ही दिन मुझे अपने ससुराल वालों से नफ़रत हो गई थी। जब मेरी सास ने पहले ही रोज़ बातों बातों में मुझे ये बता दिया कि मैं जहीज़ में ज़्यादा सामान नहीं लाई हूँ। 5 तोला सोना उन्हें बहुत कम लग रहा था, और ये बात मेरे दिल में चुभ गई थी, क्योंकि मेरे वालिद ने बड़ी मेहनत से जमा जोड़ करके यह सब कुछ मेरे साथ मेरे ससुराल भेजा था, ताकि मेरी कुछ इज्जत रह सके। मगर मेरी सास को फिर भी ये सब कुछ बहुत ही मामूली और कम नज़र आ रहा था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं बस इस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मेरा होना भी गैर ज़रूरी था। मेरी सास मेरे शोहर की तनख्वाह को पानी की तरह बहा रही थी, और उनकी नज़र मेरे सामान पर भी जमी हुई थी। उन्हें मुझसे कोई गरज नहीं थी, और यही बात मैंने पहले ही दिन अपने शौहर से भी कह दी कि उनकी माँ के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही गुस्से में आ गए और कहने लगे, उमा ठीक ही कहती थीं, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। अभी तुम्हें रखसत होकर आए एक दिन भी नहीं गुजरा, और तुम अलग घर की बात कर रही हो। मेरी सास ने मेरे उस घर में कदम रखने से पहले ही न जाने मेरे शोहर से मेरे बारे में किया कुछ कह दिया था कि उनका मजाज ही बगड़ा हुआ था। ऊपर से अलग होने वाली बात ने जलती में तेल का काम कर दिया। जब ये बात मैंने अपने वालदीन को बताई, तो मेरी उमा ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी कि शादी के अगले ही दिन शोहर से इस तरह की बात कौन करता है। तुम्हें तो अपने शोहर और सास के दिल में जगह बनानी चाहिए थी। नए घर में जाकर औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम तो पहले ही दिन अलग होने की बात लेकर बैठ गई। क्या समझ रहा होगा तुम्हारा शौहर के तुम्हारे माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। मेरी माँ कहने लगी, अपनी सास की बातों को इतना दिल पर मत लो, वो सास हैं, कुछ भी कह सकती हैं। उन्होंने भी अपना जवान बेटा तुम्हारे हवाले किया है। क्या ये कोई मामूली बात है? एक माँ अपनी औलाद को बड़ा करती है, उसे पैदा करके, उसकी परवरिश करके उसे जवान करती है, और फिर एक दूसरी लड़की के साथ हमेशा के लिए उसे जोड़ देती है। ये बहुत ही मुश्किल काम है। तुम जब खुद माँ बनोगी तो तुम्हें एहसास होगा। मेरी माँ जो खुद भी 2 बहू वाली थी, शायद वो मेरी सास की तकलीफ़ को समझ सकती थी। जब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया तो मैं खामोश हो गई, लेकिन हालात बगड़ चुके थे। मेरे शोहर के दिल में गरा पड़ गई थी। सास तो पहले ही ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। शायद अबा की सरकारी नौकरी का सुनकर उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा था, और उन्हें लगा था कि मैं ढेर सारा जहीज़ लाऊंगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि मेरे अबा सरकारी नौकरी के होते हुए भी सिर्फ हलाल की कमाई खाते थे, जो कि बहुत ही कलील थी, और यूँ मेरे लिए
ससुराल में एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया। ऐसे में वाहद एक मेरा देवर था जो मेरे कमरे में उता मुझसे अच्छी तरह बात करता, मेरे साथ बैठकर ढेर सारी बातें भी करता और गेम्स भी खेलता। शुरू शुरू में उसकी बेतकल्फ़ी मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत होती चली गई। उसके होने से मेरा दिल लग जाता था, वरना जब मेरे शोहर हमज़ा वापस घर उतते तो उनका मजाज पहले से ही बगड़ा होता। मुझे तो लगता था उनकी माँ ही उन्हें कोई पट्टी पढ़ाती है, क्योंकि पहले वो अपनी माँ के कमरे में जाते थे और फिर मेरे पास उतते थे। मुझसे ज़्यादा बातचीत भी न करते और बहुत ही सख्त रवैया रखते। मेरा देवर रेहान एक अच्छा लड़का था, लेकिन न जाने मेरी सास को उससे क्या बीर था। हर वक्त उसे रोकते टोकते नज़र उतनी छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती और वो उनसे बदअज़न नज़र उठता। मैं उसी बात का फ़ायदा उठाकर उसे अपने करीब कर चुकी थी। मुझे लगता था कि वक्त उन्ने पर रेहान वो मेहरा साबित होगा जो मेरे साथ खड़ा होगा। जब उसकी शादी होकर उसकी बीवी आएगी तो मैं रेहान और उसकी बीवी को अपनी तरफ कर लूँगी और फिर मेरी सास का रौब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। मैं घर की बड़ी बहू थी, मैं मोहब्बत से नहीं बल्कि होशियारी से उस घर को अपना बनाना चाहती थी, और उसी लिए रेहान को मैंने खुद से बहुत करीब कर लिया था। बना ये सोचे कि वो मेरे लिए नामहरम है और गैर है, उसका और मेरा ऐसा कोई शरई ताल्लुक़ नहीं कि जिसकी बना पर मैं उससे क़ुर्बत इख्तियार करती या फिर उस पर ऊँख बंद करके भरोसा करती। अक्सर ये बात हमज़ा मुझे कहते कि रेहान से दूर रहा करो, उस पर सख्ती किया करो, वो बुला झिझक हमारे कमरे में आ जाता है, तुम उसे रोका करो। चाहो तो कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। यह हमज़ा की बात सुनकर मुझे बुरा लगता और मैं कहती वो अब का भाई है, अब किया उसे गैर समझते हैं। क्या मैं उससे ये कहूँ कि कमरे में उन्हें से पहले इजाज़त लिया करो? मेरे शोहर कहने लगे कि उस तरह उसका हमारे कमरे में आना जाना मुनासिब नहीं है, वो कोई दूध पैता बच्चा नहीं है। ये सुनकर तो मुझे अपने शोहर की सोच पर भी अफसोस हुआ कि वो अपने छोटे भाई के हवाले से न जाने क्या कुछ सोचते थे। एक रोज़ मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने देखा मेरी सास बुरी तरह रेहान को मार पीट रही थी। दूसरी तरफ मेरी नंद खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, और ये बात बहुत हैरान किन थी, क्योंकि जब भी मेरे उबा मेरे भाइयों पर गुस्सा करते तो कभी मैं और कभी मेरी बड़ी बहन उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाते। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम बहनों ने अपने भाइयों को मार खाने दी हो। मैंने जाकर रेहान को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी धिक्का दे दिया। मैं गिरी तो मेरे सिर पर चोट लग गई। मैंने हिंगामा खड़ा कर दिया, अपनी सास को खूब बुरा भला कहा और रेहान का साथ देने लगी। रेहान ने भी मुझे उठाया और मेरे सिर पर पट्टी की और फिर रोते हुए कहने लगा, भाभी अम्मा ऐसी ही है, वो किसी को खुश नहीं देख सकती और न ही मेरी बहन को मेरी परवाह है। अम्मा खुद तो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करती, और अगर मैं खुद से खुश रहना चाहूँ तो उमा को इस बात पर भी एतराज़ है। मैंने रेहान से कहा कि तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है तुम वो करो, अपनी उमा को छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगी। अभी क्या हुआ है ये तो बताओ। मेरी बात सुनकर उसने नज़रें चरा लें और फिर आहिस्तगी से कहने लगा, मैं आईनी अपी के कमरे में गया था, बस इसी बात पर उमा को गुस्सा आ गया
दरअसल इनी अपी को पसंद नहीं है कि मैं उनके कमरे में जाकर बैठ जाऊं। उन्हें अकेले रहने का शौक है। पता नहीं फ़ोन पर किस किस से बातें करती हैं, और जब मैं उनके कमरे में जाता हूं तो उम्मा से मेरी शिकायतें लगाना शुरू कर देती हैं। उम्मा को मुझसे ज़्यादा इनी अपी प्यारी हैं, उसीलिए वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देती हैं। रेहान की बात सुनकर मेरा दिल बहुत दिखा था। एक ही घर में दो बच्चों के साथ इतना अलग अलग सलूक। वाकई इनी बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी, और ये बात तो मैंने भी नोट की थी। बजाय उसके कि मेरी सास बेटी पर नज़र रखतें, वो इल्टा बेटे को मार रही थीं। मैंने रेहान को प्यार से समझाया कि मैं उसकी तरफ हूँ, उसे परेशान नहीं होना चाहिए। आईनी से मेरा कोई वास्ता नहीं था, वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी और हमारे दरमियान बातचीत न होने के बराबर होती, और इस तरह मैंने और रेहान ने मिलकर मेरी सास के खिलाफ महाज खड़ा कर लिया। हमज़ा जब दफ्तर से लौटे तो मैंने अपने सिर की चोट उन्हें दिखाई और बताया कि उनकी माँ ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। यह देखकर वो पूरी तरह खामोश हो गए और फिर कहने लगे कि तुमसे किसने कहा था कि रेहान के मामले में कोदो, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि रेहान और उसके मसैलों से दूर रहो। उमा है ना, उसे देख लेंगी। मुझे हमज़ा से ऐसी तौक़ा नहीं थी। मेरे सिर पर बनी पट्टी देखने के बावजूद भी वो रेहान के खिलाफ बातें कर रहे थे और अपनी माँ की तरफदारी। मैंने उन्हें बताया कि रेहान ऐनी के कमरे में गया था, बस उसी बात पर उमा ने उतना हंगामा किया है। ये सुनकर मेरे शोहर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगे, ये मामूली बात नहीं है। रेहान को ऐनी के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तुम्हें भी कहता हूँ कि उसे हमारे कमरे में भी मत इन्हें दिया करो। अपने शोहर की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। अगले ही दिन रेहान सुबह हमज़ा से ज़िद करने लगा कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। हमज़ा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, अभी तुम 15 साल के हो, मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब तुम 18 साल के हो जाओगे मैं तुम्हें खुद दलवा दूंगा। ये सुनकर वो रुअती शक्ल बनाकर बैठ गया था, और ये देखकर मैं हैरान हुई कि मेरी सास बजाय उसको खामोश करवाने के या समझाने के बड़ी आराम से नाश्ता करने में मगन थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यही ख्याल या कि शायद रेहान उनका सगा बेटा नहीं है, वरना अपने छोटे बेटे को इस तरह रोता देखकर कौन सी माँ खाना खा सकती है। मैंने फिर रेहान की तरफदारी की और हमज़ा से कहा, एक मोटरसाइकिल की तो बात है, अब सेकंड हैंड ही दलवा दें, वो खुश हो जाएगा। यह सुनकर रेहान फ़ौरा खुशी से चहका और मेरे गले में हाथ डालकर कहने लगा, भाभी अब बहुत अच्छी हैं। ये मंज़र देखकर हमज़ा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। वो कहने लगे, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर वही बात दोहराने की क्या ज़रूरत है। बहुत गुस्से से हमज़ा रेहान से कहने लगे, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसे हर बात समझानी पड़े। जाओ अपने कमरे में। हमज़ा, जो मेरे गले में हाथ डालकर बड़ी खुशी से खड़ा था, वो एकदम ही सहम गया और फिर अपने कमरे में चला गया। हमज़ा मुझसे कहने लगे, तुम बलावजा रेहान को शह देना बंद करो। मैंने तुमसे कह दिया ना कि रेहान के मामलात से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती। अब अगली दफ़ा मैंने तुम्हें किसी मामले में टांग उड़ाते देखा तो तुम्हें तुम्हारे घर भजवा दूंगा। हमज़ा बहुत सख्ती से बात करते घर से निकल गए थे और मैं अपनी सास को देखकर रह गई थी, जो अब भी इस तरह नाश्ता कर रही थी जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। आधा दिन ऐसा ही गुजर गया।
रेहान अपने कमरे से न निकला, न ही उसने नाश्ता किया था, न ही दोपहर का खाना खाया था। मैं रेहान से एक जज्बाती वाबस्तगी रखने लगी थी। वो मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा था। उसी लिए मैं खाने की ट्रे सजाए उसके कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़कर रोने लगा। मैंने उसे समझाया कि परेशान न हो, मैं तुम्हारे भाई से फिर बात करूंगी। वो कहने लगा, भाभी अम्मा और भाई मुझे कुछ भी नहीं समझते। दोनों ने कभी मेरी किसी खुशी का ख्याल नहीं रखा। एक अप हैं जिसे मेरी परवाह है। वो ये कहते मेरे गले से लग गया। मैंने उसके बालों पर हाथ फेरा और फिर उसे खाना खिलाने लगी। उसने मेरे हाथों से ही खाना खाया। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, एक दिन तुम अपने किए पर बहुत पछताओगी। तुम्हारा शोहर तुम्हें बहुत दफ़ा समझा चुका, लेकिन लगता है कि तुम्हारी अक्ल घुटनों में है। पता नहीं वो मुझे क्या बावर करवाना चाहती थी, लेकिन मेरी नज़र में उनकी किसी बात की कोई हैसियत ही नहीं थी। मैं तो बस रेहान का दिल जीतकर उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, ताकि वक्त उन्हें पर अपनी सास को आउट कर सकूं। मैं उन्हें नज़रअंदाज करती अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि हमज़ा को किस तरह राज़ी करूं कि वो रेहान को मोटरसाइकिल दिलवा दें। रेहान का दिल जीतने का ये अच्छा मौका था। इस तरह मैं हमेशा के लिए उसे अपनी तरफ कर सकती थी। मगर हमज़ा, वो तो मुझसे जिस लहजे में बात करके गए थे, मेरा उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाह रहा था। शाम को जब हमज़ा लौटे तो उनका मजाज क़द्रे बेहतर था। मेरे पास बैठकर कहने लगे, देखो नौरीन, तुम्हें कई दफ़ा कह चुका हूँ कि रेहान के मामलात अलग हैं। मैं तुम्हें हर बात खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हें खुद समझने की ज़रूरत है। कोई भी माँ बलौजा अपने बेटे को नहीं मारती और न ही कोई भाई अपने भाई को नाराज़ करना चाहता है। मैंने नाराज़गी से हमज़ा को देखा और कहा कि अब तो मुझे मेरे घर भेजने की बात कर रहे थे। मैं अब से क्या बात करूं? वो कहने लगे। मैं गुस्से में था। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यहाँ लाया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों पहले ही दिन से तुम हर वो काम कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। पहले तुमने अलग होने की बात कर दी और अब रेहान की हर नाजायज़ बात में उसका साथ देने लगी हो। वो जवान हो रहा है, उसकी उम्र ऐसी नहीं है कि हम उसे बच्चा समझें। उसीलिए तुम भी उसे बच्चा समझने की गलती न करो। वो 15 साल का है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, उसके तरह तरह के दोस्त हैं, अच्छा बुरा उसे सब मालूम है। उसीलिए तुम भी एहतियात बरता करो। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़े। हमज़ा की बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया। ये तो बड़ा ही अजीब सा घर था। यहाँ अपनों को अपनों पर ही आतबार नहीं था। हमज़ा को भी शायद रेहान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसीलिए वो बार बार यही बात दोहराते थे। एक 15 साल का बच्चा आखिर ऐसा क्या कर सकता था कि जिसका मेरे शौहर को इतना खौफ था। वक्ती तौर पर अपने शौहर का दिल जीतने के लिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनकी हर बात का मान रखूंगी और मज़ीद उन्हें तंग नहीं करूंगी। ये सुनकर वो खुश हो गए थे। 2 दिन गुज़रे और मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। हल्की बारिश से बारिश तेज़ हो गई और हमज़ा का फ़ोन या कि वो दफ्तर में ही फंस गए हैं। लाइट जाने की वजह से सब बलेक आउट भी हो गया था। हमज़ा कहने लगे कि मैं अभी घर नहीं लौटूंगा, अब सुबह ही आऊँगा। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि वो इतने अंधेरे और बारिश के पानी में घर न आएं, इसलिए कहा कि अब परेशान न हूँ। हमज़ा कहने लगे, घर का और कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके सोना। मैंने हमज़ा को यकीन दिलाया कि मैं हर चीज़ का ख्याल रखूँगी। वो मुतमईन हो गए और फिर मैंने घर का दरवाज़ा लॉक किया। अपनी सास को देखा तो
वो गहरी नींद सो रही थी। उनके कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आईनी तो हमेशा ही अपना कमरा लॉक रखती थी। सब कुछ चेक करने के बाद में अपने कमरे में उन्हें लगी कि जब ही बिजली ज़ोर से कड़की और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ पर रेहान फौरा मेरे पास आ गया और पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है? उससे पहले कि मैं कुछ कहती, बिजली दोबारा ज़ोर से कड़की और मैंने जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ लिया। बिजली कड़कने की आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कहीं इस पास में ही गिरने वाली हो। मेरी हालत देखकर रेहान ने मेरे हाथ से मोबाइल का टॉर्च ले लिया और कहने लगा, चलें, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। वो मुझे मेरे कमरे में लाया तो मैंने फिर भी उसका हाथ न छोड़ा। वो कहने लगा, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं यहीं सो जाऊं। मेरे लिए उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी। बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरे हाथ पांव वैसे ही कांप रहे थे। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे कमरे में ही सो सकते हो और वो हमज़ा की जगह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में कमरे में उसके खुराटे गूंजने लगे थे। उसकी मौजूदगी ने मुझे सुकून बख्शा था। मैं भी अपनी जगह पर लेटी और मुझे भी गहरी नींद लग गई क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा था और आजकल वैसे ही नींद ज़्यादा उड़ रही थी। मगर उद्धी रात को जब मेरी ऊँख खुली तो मैंने देखा कि रेहान मेरे बराबर में बिस्तर पर मौजूद नहीं था और फिर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं जल्दी से उठी और मोबाइल का टॉर्च जलाया तो मुझे पता चला कि मुझ पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। मुझे समझ नहीं हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जल्दी से अपने कमरे से निकली और रेहान के कमरे में पहुंची तो वो अपने बिस्तर पर बड़े सुकून से लेटा था। मुझे देख कर उठ गया और कहने लगा, भाभी अब जाग गई हैं। अब गहरी नींद में थी, उसीलिए मैं अपने कमरे में आ गया कि कहीं अमाना देख ले, वो बहुत गुस्सा करेगी। मैंने रेहान से कहा, ज़्यादा मासूम मत बनो, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर रेहान ज़ोर से हंसा और कहने लगा, मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया है, मुझे क्या मालूम अब क्या कह रही हैं। मैंने रेहान से कहा, तुमने मुझे लौट लिया है, मुझे बर्बाद कर दिया है और अब पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है। वो कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो अब साबित करके दिखा दें कि मैंने ही कुछ किया है। मैं तो अपने कमरे में आराम कर रहा था, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। क्या आप साबित कर सकती हैं कि आपको लौटने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ? अब हमज़ा भाई को क्या बताएंगी कि उद्धी रात को मैं आपके कमरे में आया था? कैसे आया था? उन्होंने तो आपको मना किया था न कि मुझे अपने कमरे में ना उन्हें दें, कमरा लॉक करके सोएं। और उमा, वो भी आपको कई दफ़ा कह चुकी हैं कि रेहान को अपने कमरे में मत उन्हें दिया करो, तो फिर अब क्या बताएंगी सबको कि अपने खुद मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सलाया था? क्या आप ये बात भाई को बता सकती हैं? ये कहकर वो इतनी ज़ोर से हंसा था कि मेरी रूह कांप उठी थी। अब मुझे समझ आया था कि हमज़ा क्यों मुझे रेहान से दूर रहने का कहते थे। वो कौन सी बात थी जिसे बताते हुए उन्हें शर्म उठती थी और क्यों मेरी सास का रवैया रेहान के साथ इतना सख्त था। वो तो अपने ही घर में डाकू बन गया था। मैंने गुस्से में उससे कहा कि मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ किया है। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुमने मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। मैं गुस्से में उसके कमरे से निकलने लगी तो वो मुस्कराकर कहने लगा कि आए आप मुझे अपना भाई नहीं समझती थी। अपने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन अफसोस कि उससे पहले मैंने ही आपको इस्तेमाल कर लिया। अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो याद रखिएगा
کہ سب سے زیادہ بدنامی اب کی ہوگی۔ ایک جوان دیور کو اپنے کمرے میں سلانے سے پہلے اب کو شرم آنی چاہیے تھی۔ بھائی اب کی بات پر اعتبار کرنے سے پہلے اب کے کردار پر شک کریں گے، اور وہ تو اب کو پہلے ہی پسند نہیں کرتی۔ وہ سیدھے اب کو اس گھر سے باہر کا راستہ دکھائے گی۔ اس لیے اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا کہ اب کو کیا بتانا ہے۔ میں ہکا بکا سی واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ چالاک نکلا تھا۔ میں زار و قطار رونے لگی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ خاموش رہنا ممکن نہیں تھا، اور اگر زبان کھولتی تو میرا گھر ٹوٹ جاتا، کیونکہ حمزہ مجھے کئی بار سختی سے سمجھا چکے تھے کہ ریحان کو کمرے میں مت ہونے دینا، لیکن یہ تو میں اور میری ضد تھی جس نے مجھے آج اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ تکیے کے نیچے سے چابی غائب تھی، میری الماری کھلی پڑی تھی۔ وہ سارا زیور جو شادی پر میرے باپ نے مجھے دیا تھا وہ چوری ہو چکا تھا، اور اسے چرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ اس نے تو میرے گلے کی سونے کی چین تک اتار لی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر اسے کمرے میں اننے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اس کی ماں بھی اس پر سختی کرتی تھی۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد اگلی صبح جب ہم حمزہ لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ میرے جھکی نظریں دیکھ کر میرے شوہر نے مجھ پر تو غصہ نہ کیا، البتہ ریحان کو گریبان سے پکڑ لیا، مگر وہ اپنی زبان سے غلاظت بکنے لگا۔ اس نے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اسے بدکاری پر آمادہ کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی حمزہ نے اسے ہی مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے خود قبول کر لیا کہ چوری اس نے کی ہے اور میں بے گناہ ہوں۔ حمزہ نے وہ سارا زیور وصول کر کے میرے حوالے کیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا، اور پھر مجھے کہنے لگے، اسی دن کے لیے تمہیں سمجھاتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس نے اینی کی چیزیں چرائی ہیں۔ اسے چوری کی لت لگ چکی ہے جو کسی بھی طرح نہیں چھوٹ رہی۔ میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مان کر بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا تھا کہ ریحان کو تربیت ہی ایسی ملی تھی۔ میری ساس کی لالچ ریحان میں منتقل ہو گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی چوری چکاری جیسی بری عادت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میں نے حمزہ سے بہت کہا کہ وہ ریحان کو معاف کر دیں اور اسے واپس گھر لے آئے، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ کہنے لگے کہ جب زمانے کی ٹھوکر پڑے گی تو نہ صرف ریحان سدھر جائے گا بلکہ وہ خود واپس لوٹ آئے گا۔ آگے کیا ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن اب لوگ بتائیں کہ ریحان کی ایسی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟